स्टार्ट करें? यस सर। है ना? यस सर। पिछले क्लास में जो पढ़े थे गॉस लॉ शुरू किए थे, थोड़ा सा इसका ब्रीफिंग कर दें, है ना? तो गॉस लॉ में हम लोग पढ़े थे कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस 1 कूलम चार्ज से जो निकलता है, ठीक है, नंबर्स ऑफ लाइंस इज इक्वल टू होता है वो कितना, 1/ε0। ठीक है, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज से इतना लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलता है। ठीक है, समझ गए? जैसे 1 कूलम स्पेस में रख देंगे तो इस तरह से जो लाइंस निकलेगा इनका संख्या होगा टोटल 1/ε0, है ना? अब अगर Q कूलम रख देंगे तो Q पॉजिटिव Q कूलम से चार्ज से कितना लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, टोटल नंबर्स ऑफ इज इक्वल टू Q/ε0। ये हम लोग कल पढ़े थे, है ना? और इसी को गॉस की बोलते हैं फ्लक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, प्लस Q कूलम चार्ज से जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, ठीक है, ये प्लस Q कूलम चार्ज से, प्लस Q कूलम चार्ज से जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा उसका संख्या होगा टोटल जोड़ के Q/ε0। ठीक है, और माइनस Q कूलम चार्ज पे जो लाइंस ऑफ फोर्सेस आके टर्मिनेट होगा इसका भी संख्या होगा Q/ε0। ठीक है, समझ गए? इसमें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जो फ्लक्स होगा दैट इज Q/ε0, और यहाँ पर भी जो फ्लक्स होगा दैट इज Q/ε0। उन्होंने माना कि प्लस Q कूलम चार्ज से इतना लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलता है कहाँ, और निकल के कहाँ जाता है, इन्फिनिटी तक। ठीक, और अगर माइनस Q कूलम चार्ज रख देंगे तो वहां पे जो फ्लक्स होगा, बट ये फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स इन्फिनिटी से आके यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। आवाज क्लियर है ना? यस सर। टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जो आके यहाँ पे, ठीक है, टर्मिनेट हो रहा है उसका संख्या है, ठीक है, Q/ε0। ठीक है, सो ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो सिस्टम से निकलेगा, जो चार्ज से निकलेगा और जो चार्ज पे आके खत्म होगा। ठीक, ये तो हो गया फ्लक्स। फ्लक्स जब भी बोलेंगे, फ्लक्स का मतलब हमेशा होगा नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस होता है। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइंस है ये। ठीक है, अब गॉस जी ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया डेफिनेशन दिया, वो डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है, गॉस जी ने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को उन्होंने एक नए तरीके से डिफाइन किया। ठीक है, उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है, ई का मतलब होता है, गॉस डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज टोटल नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया नॉर्मली। समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का उन्होंने एक नया डेफिनेशन दिया। जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अभी तक कूलम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब था फोर्स ऑन 1 कूलम, फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब था गॉस लॉ में, या सॉरी कूलम्स लॉ में। गॉस जी ने इस चीज को नए तरीके से डिफाइन कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला, ठीक है, गॉस डेफिनेशन दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया नॉर्मली। मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का ये एरिया ले ले कोई भी, ठीक है, ये मान लो हमारा एक एरिया है, इसका एरिया का वैल्यू कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ और ब्रेथ कितना है, टोटल 1 मीटर स्क्वायर। समझ गए? मतलब ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, ये दोनों लेंथ और ब्रेथ अगर हमने 1 मीटर लिया तो। अब इसमें क्या होता है, उन्होंने बोला कि इस एरिया से जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, ये जो लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है इस एरिया से, इस लाइन का कितना संख्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया से जो लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। ठीक है, इस नंबर को जैसे 1 2 3 4 5
तो यहाँ पे 5 लाइन पास कर रहा, तो बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 5 न्यूटन पर कूलम। समझ में आया? उन्होंने एक नया डेफिनेशन दिया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बोला नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया नॉर्मली। नॉर्मली बोले मतलब परपेंडिकुलरली। समझ गए? ये एक नया डेफिनेशन उन्होंने दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये डेफिनेशन, ठीक है, ये डेफिनेशन स्कूल में लिखना नहीं है, ये समझने के लिए है। ठीक है, स्कूल में जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा तो तुम बोलोगे फोर्स ऑन अ 1 कूलम चार्ज। ठीक है, समझ गए? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अलग डेफिनेशन है जो गॉस जी ने दिया। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया नॉर्मली। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, अब देखो इससे उन्होंने फिर फ्लक्स कैसे निकाला। अब जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ पर बोले, ठीक है, मान लो यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऐसा लाइंस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा गॉस जी के हिसाब से। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम एक छोटा सा एरिया ले ले, मान लो एक छोटा सा एरिया ले लिए परपेंडिकुलरली। ठीक है, ये एरिया कितना है, डीए। ये जो एरिया है हमारा ये क्या है, डीए, और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर। अब तुमसे बोले कि इस एरिया से, ये जो शेडेड एरिया हमने लिया है, इस एरिया से टोटल नंबर्स ऑफ लाइंस कितना पास कर रहा होगा। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब उन्होंने बताया नंबर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 मीटर स्क्वायर एरिया परपेंडिकुलरली। ये डेफिनेशन उन्होंने दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर बोले कि एक छोटा सा एरिया है हमारे पास डीए, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, ई। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ पे जो एरिया से पास कर रहा होगा, लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एरिया डीए। ठीक है, ये डीए एरिया से जो पास कर रहा होगा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, उसका संख्या कितना होगा। तो हम सीधा बोलेंगे इट इज सिंपली ई इंटू डीए, बोलेंगे ना। दिस इज इक्वल टू डी फाइव। डी फाइव का मतलब हुआ द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया डी। ये समझ में आया क्या दिव्यांश जैन, समझ में आया क्या? यस फिर सर। से बता दो। देखो गॉस जी ने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक नया डेफिनेशन दिया। एक्चुअली उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू 1 मीटर स्क्वायर एरिया परपेंडिकुलरली। ठीक है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली पास करेगा। ठीक, अब अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मतलब इसका मतलब हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना लाइंस पास कर रहा होगा परपेंडिकुलरली, यही हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अगर हमने 1 मीटर स्क्वायर एरिया ना लेकर के बहुत छोटा सा एरिया लिया, कितना एरिया लिया, डीए। ठीक है, तो डीए जो एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलरली। ठीक है, सो इस डीए एरिया से टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितना जा रहा होगा, दैट इज ई इंटू डीए। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, देखो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है, ई नंबर्स ऑफ लाइंस जा रहा है ना। ये यस समझ सर। में आया स्टेटमेंट? यस सर। 1 हाँ मीटर सर। स्क्वायर से अगर ई नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रहा है परपेंडिकुलरली, तो डीए एरिया डीए मीटर स्क्वायर से कितना जा रहा होगा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, ई इंटू डीए, है ना। दिस इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, नंबर्स ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू डीए। ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू डीए। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स थ्रू एरिया डीए। ठीक है, जब भी हमें फ्लक्स लिखना होगा तो इट इज ई इंटू डीए लिखेंगे, बट डीए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के
परपेंडिकुलर होना चाहिए। बात समझ में आ? यस सर। ठीक है सर। तो ये हमारा हो गया। अगर एक एरिया डीए एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो इसमें फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होगा वो होगा E इंटू डीए। ठीक है, ये क्लियर हुआ तुम लोगों को? हाँ सर। ठीक। यस सर। अब देखो, जैसे मान लो ये तो हुआ कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हुआ, तो अब अगर हम एरिया ऐसे रख दें, ठीक है, अगर हम एरिया को थोड़ा सा देखो, यहाँ पे थोड़ा हम समझाते हैं पहले। यहाँ पे एरिया, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसा है E, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस है विच इज पासिंग थ्रू 1 मीटर स्क्वायर परपेंडिकुलरली। अब मान लो एरिया को अगर हमने, ये छोटा सा एरिया है, अगर हम इसको तिरछे ऐसे रखें, ठीक है, तिरछा ऐसा रखें और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा। ठीक है, ये एरिया का वैल्यू कितना है, डीए। ठीक है, अब इस एरिया को परपेंडिकुलरली रखते तब तो ई डॉट डीए फ्लक्स लिख देते, बट अगर हमारा एरिया ऐसा तिरछा हमने इस फ्लक्स में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है, तो अब ये हमारा डीए एरिया है, इस डीए एरिया से कितना लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, डीए कॉस हो जाएगा। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और एक एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। ठीक है, सो ये एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है ये क्या हो जाएगा, डीए कॉस थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डीए साइन थीटा बराबर है। ठीक है, सो ये एरिया जो हमारा होगा, ये एरिया, इसको हम फिर से यहाँ पे एक बार बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। ये जो एरिया हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है, एक एरिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लिया और एक एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ले लिया। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये डीए कॉस थीटा हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, डीए साइन थीटा। ठीक है, मतलब ये जो एरिया है वो डीए परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है हमारा डीए पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब इस एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर और एक एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। ये वाला एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ और ये जो नीचे वाला एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हुआ। समझ में आया? ठीक है, अब अगर बोले कि फ्लक्स डी फाई, अब फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितना पार कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो कि इस डीए एरिया से, ये जो ब्लैक रंग से बना हुआ है डीए एरिया, इस डीए एरिया से जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा होगा, मान लो 10 लाइन इससे जाता है, तो 10 का 10 लाइन ये वाला एरिया से भी पास करेगा, परपेंडिकुलर वाले से भी। ठीक है, सो हम लिख देंगे फ्लक्स थ्रू दिस एरिया is E into dA perpendicular. This is the numbers of lines passing through dA area. समझ में आया? नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया सर। क्योंकि पैरेलल वाले से तो लाइंस ऑफ फोर्स कोई क्रॉस करेगा ही नहीं, जो भी पास करेगा वो इस परपेंडिकुलर वाले से ही पास करेगा, है ना। पैरेलल वाले से एक भी लाइंस पास नहीं करेगा। जितना लाइन इस एरिया से पास कर रहा है परपेंडिकुलर से, डीए परपेंडिकुलर से, उतना ही लाइन इस पैरेलल वाले से भी पास कर रहा है, वो इतना ही लाइन ये वाले एरिया से भी पास कर रहा है। ये जो एरिया है हमारा, इससे भी उतना ही लाइन जा रहा है जितना इस एरिया से जाएगा, क्योंकि इससे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कितना पास करेगा, 0, है ना। जैसे कि यहाँ पे फिगर था हमारा, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे गया, तो ये लाइन इससे तो पास किया, देखो यहाँ से जो लाइन जाएगा वो इससे तो पास किया, बट इससे कोई लाइन पास नहीं करेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस कितना पास करेगा इसको, E इंटू डीए परपेंडिकुलर। समझ में आ? ठीक है, समझ गए? हाँ सर। यस सर। तो जब भी हमें फ्लक्स लिखना होगा, अगर एरिया परपेंडिकुलर है तो सिंपली E डॉट डीए लिख देंगे, E इंटू डीए लिख देंगे। बट अगर एरिया थोड़ा सा टिल्टेड है, मान लो थोड़ा सा बेंड है,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया थोड़ा सा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया अगर ऐसे तिरछा है तो उसमें हम फ्लक्स क्या लिखेंगे, ई इंटू डी ए इंटू, ठीक है, ई इंटू डी ए परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो एरिया का वैल्यू कैसे लेते हैं, ठीक है। ये फ्लक्स को कई बार हम लोग d5 को हम लोग कई बार ई डॉट डी ए भी लिखते हैं। तुम्हें लग रहा होगा यहाँ साइन है तो साइन लिखना चाहिए, बट इसमें एरिया का जो कंपोनेंट लेते हैं वो देखो कैसे लेते हैं, ठीक है। एरिया का कंपोनेंट जो हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि ये डीए है, ये छोटा सा एरिया था हमारा डीए, ठीक है। इस डीए का जो डायरेक्शन होता है हमेशा इसके नॉर्मल के अलोंग होता है। दिस इज डीए वेक्टर, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, समझ गए। ये अगर एरिया डीए है तो डीए वेक्टर हमेशा इधर होता है आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग, ठीक है। डीए वेक्टर जब भी दिखाएंगे, देखो एरिया तो सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा ऐसा दिखा देंगे डीए, बट एरिया वेक्टर जब दिखाना होता है तो डीए परपेंडिकुलर मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एंड आउटवर्ड नॉर्मल मतलब हम ये मान रहे हैं दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज इनसाइड, समझ में आया। आउटवर्ड नॉर्मल अगर हम इधर ले रहे हैं मतलब ये आउटसाइड रीजन है और ये हमारा इनसाइड रीजन है। उसी तरह से अगर हम मान लो ये हमारा ये एरिया था, अगर हम डीए वेक्टर इधर लेंगे, मान लो डीए वेक्टर हम इधर लेते, इसका मतलब ये हमारा आउटसाइड है और ये हमारा इनसाइड है, समझ में आया। मतलब इनसाइड आउटसाइड एक्चुअली डिफाइंड तो होता नहीं है, ठीक है। तो डीए तो यही रहेगा, बट अगर हम नॉर्मल इधर ऐसे ले लेंगे, अगर हम नॉर्मल इस तरफ ले लेंगे तो ये आउटसाइड रीजन हो जाएगा, अगर हम नॉर्मल इधर ले लेंगे तो ये हमारा आउटसाइड रीजन होगा, ठीक है। नॉर्मल हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन, एरिया वेक्टर हमेशा, ठीक है, एरिया डीए वेक्टर का डायरेक्शन सर मतलब ये एक्सियल वेक्टर है। हाँ क्या बोल रहा हूँ, एक्सियल वेक्टर है ये। नहीं एक्सियल नहीं है, एक्सियल वेक्टर तो एक्सिस के लॉन्ग लगता है। ये जो है एक्चुअली ये डिफाइन की, देखो स्केलर एक्चुअली एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब एरिया अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो एरिया का हमने कंपोनेंट लिया है ना, एक पैरेलल कंपोनेंट लिया, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, जबकि स्केलर क्वांटिटी का कोई कंपोनेंट नहीं होता, समझ में आया। स्केलर क्वांटिटी का कोई कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है। जो भी कंपोनेंट होता है किसका होता है, वेक्टर का, ठीक है। तो एरिया का कंपोनेंट हम ले रहे हैं, इसका मतलब वी आर ट्रीटिंग दिस एरिया एज अ वेक्टर। एरिया एक्चुअली वेक्टर नहीं होता है, हम कंपोनेंट ले रहे हैं मतलब एरिया को वेक्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो एरिया को वेक्टर बनाएंगे तो मैग्नीट्यूड तो उसका वही रहेगा जो है, बट डायरेक्शन कैसे ले, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग उसको आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग लेते हैं। जैसे एक बक्सा है, बॉक्स है, ठीक है, तो बॉक्स में तो इनसाइड और आउटसाइड डिफाइंड है, ठीक है, कि बक्से के अंदर को इनसाइड बोलेंगे और बाहर वाले सरफेस को, बाहर वाले रीजन को आउटसाइड बोलेंगे। वहां तो इनसाइड आउटसाइड में दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर एक ही एरिया, मान लो एक सरफेस है, सिर्फ ये एक सरफेस है, प्लेट, अब इसमें हम इनसाइड आउटसाइड किधर लें, ठीक है। तो इसमें जब भी मान लो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम एरिया वेक्टर इधर लेते हैं, इधर ले रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए आउटसाइड है और ये हमारे लिए इनसाइड है, समझ में आया, ठीक है। अगर आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ हम एरिया ले रहे हैं इधर, तो ये हमारे लिए आउटसाइड रीजन हो जाएगा और इधर वाला इनसाइड रीजन हो जाएगा। उसी तरह से इसी एरिया में अगर हम, ठीक है, इसी एरिया में अगर हम डीए इधर ले रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए आउटसाइड हो जाएगा और ये हमारे लिए इनसाइड हो जाएगा, समझ में आया क्या, ठीक है। मतलब ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर लेना है या इधर लेना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम जिधर चाहो उधर ले सकते हो, बट जिधर भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लोगे वो आउटसाइड रीजन कहलाएगा और उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन इनसाइड रीजन कहलाएगा। जैसे एरिया वेक्टर हम इधर लिए तो ये आउटसाइड हो गया, इधर लिए तो ये आउटसाइड हो गया, मतलब एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है। आउटवर्ड नॉर्मल हम लोगों को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। आउटवर्ड नॉर्मल खुद से डिफाइंड नहीं कर सकते, वो अपन जिधर नॉर्मल लेंगे उसके हिसाब से डिफाइंड हो जाए, समझ में आया।
हाँ सर। ठीक है। सर अब देखो कि जैसे अब आउटवर्ड रीजन हम डिफाइन कर दिया, फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, अब फ्लक्स कैसे निकालेंगे ये देखो कि जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा एरिया था जो अभी हमने लिया। ठीक है, अब इसका आउटवर्ड नॉर्मल मान लो हम एरिया वेक्टर कुछ इधर ले रहे हैं, दिस इज डीए। ठीक है, तो फ्लक्स कैसे लिखेंगे? मान लो ये एरिया का मैग्नीट्यूड डीए था तो एरिया वेक्टर इधर है, मतलब ये हमारा इनसाइड है और ये हमारा आउटसाइड है ना। इनसाइड रीजन है और ये हमारा आउटसाइड रीजन है। अब ये जो एरिया वेक्टर यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको हम एक फिगर और बना लेते हैं। ये एक ऐसा सीधा फिगर दिखाते हैं। ठीक है, और ये हमारा एरिया वेक्टर का कुछ, इसमें डीए हमारा इधर है, इसको थोड़ा और साइड व्यू बना रहे हैं। ठीक है, ये एरिया वेक्टर है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाएंगे तो ऐसे पास करेगा, है ना, ऐसे पास करेगा। इसमें अगर बनाएंगे तो ऐसे पास करेगा। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साथ अगर देखें तो एक एरिया हमारा होगा ये वाला। देखो ये जो कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कंपोनेंट अभी हम दिखाए वो ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर फ्लक्स बोले ये डीए है और अगर ये एंगल थीटा ले ले यहाँ पर, ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एरिया क्या हो जाएगा? डीए कॉस थीटा, और ये एरिया क्या हो जाएगा? डीए साइन थीटा। ठीक है, ये एरिया हमारा हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये हो जाएगा डीए कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला एरिया हमारा डीए है। ये परपेंडिकुलर एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा डीए कॉस थीटा, और ये वाला एरिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा डीए साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। देखो तो ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये 90 माइनस थीटा है, 90 है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। दिखा? हाँ, देख लो, जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम देखना, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। ठीक है, ये अगर 90, ये थीटा अगर है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा मतलब थीटा। यहां से देखते हैं ये हमारा डीए है, ठीक है, ये हमारा थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके। ठीक है, और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसा है E और डीए वेक्टर ऐसा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर के बीच एंगल कितना है? थीटा। सो यहाँ पर हम फ्लक्स क्या लिखते हैं? डी फाई दैट इज इक्वल टू E इंटू डीए परपेंडिकुलर, और डीए परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो जाएगा? E, और डीए परपेंडिकुलर कितना है? दिस इज ऑल्सो डीए परपेंडिकुलर, और ये वाला जो डीए कॉस साइन थीटा है ये क्या है? डीए पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लिखेंगे क्या? डीए इंटू कॉस थीटा। सो डी फाई इज ऑल्सो इक्वल टू वेक्टर E डॉट डीए। ठीक है, ये थीटा हेयर, थीटा इज एंगल बिटवीन, ठीक है, डीए वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। बात समझ में आया क्या? यस क्या? सो इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है E डॉट डीए। ठीक है, डीए इज द स्मॉल एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसे लेंगे? आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, जब भी हम एंगल लेते हैं, एरिया वेक्टर लेते हैं तो आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ लेते हैं। ठीक है, अब जैसा दूसरा, समझ गए यहाँ तक? यस सर। कि दिक्कत है रे? देख लो, किसी को दिक्कत हो तो बता देना, किसी को दिक्कत हो तो बता देना। सर हाँ बोलो। अगर ऐसे सर्कल में होगा तो कैसे करेंगे? मतलब जैसे सर्कुलर स्लांट में होगा। हाँ देखो,
सर्किल अगर है ना, ये ऐसा सर्किल है तो ये डी है। हाँ डी ए कुछ भी हो सकता है, ये सर्किल का एरिया। अब इसका हाँ एक परपेंडिकुलर एरिया ऐसे ले लेंगे और एक पैरेलल एरिया ऐसा ले लेंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो फिर से इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा डी ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा डी ए साइन थीटा। ये एरिया सर्कुलर ओके या रेक्टेंगुलर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? एक कंपोनेंट ये हो हाँ जाएगा और एक ये हो जाएगा। ये वाला अगर एंगल थीटा है तो अगेन दिस, अगर ये डी ए है तो दिस एरिया इज डी ए कॉस थीटा एंड दिस इज डी ए साइन थीटा, है ना? ठीक है। समझ में आया बात? ठीक है। हाँ सर। तो ये एरिया रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है या टेढ़ा मेढ़ा है, कर्व एरिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डीए बहुत छोटा सा एरिया होना जरूरी है, ठीक है। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तुम्हें आउटवर्ड नॉर्मल के डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। समझ में आ गया बात? यस सर। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एरिया वेक्टर और इसका कहानी। इसके बाद आता है, समझ गए यहाँ तक? अगले स्टेप पे चले। अगले स्टेप में हमारा जो होता है कि फ्लक्स तो तुम समझ गए, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। जब भी फ्लक्स होगा तो ई डॉट डीए होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। एरिया वेक्टर जब भी लेना है तो आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ लेना है, ठीक है। या जिधर भी तुम एरिया वेक्टर लोगे वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा डीए वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। जब भी लेना है तो परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड नॉर्मल। अगर हम इधर ले लिए तो ये हमारा आउटसाइड रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया फ्लक्स। क्लियर है रे? हाँ सर। यस सर। अब देखो कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस जी ने क्या बताया, ठीक है, इसको छोड़ो। अब गॉस जी ने बताया, इसको हम थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। कि अगर मान लो, इस चीज को हम थोड़ा फिगर में तुमको दिखाएंगे। मान लो ये छोटा सा एरिया है, ये हमने एक छोटा सा एरिया लिया डीए और यहाँ पे एरिया वेक्टर कुछ ऐसा है डीए वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। सो ये एंगल अगर थीटा है, सो व्हाट इज द फ्लक्स? डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीए, ऐसा होगा, ठीक है। डी फाई का मतलब हुआ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया डीए, है ना। ये डी फाई का मतलब हुआ नंबर्स ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू डीए, यही हुआ ना डी फाई का मतलब। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू डीए, ठीक है। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ये डी फाई है हमारा, तो एक चार्ज अगर हम यहाँ पे, देखो गॉस लॉ हम डिराइव कर रहे हैं, थोड़ा समझने का कोशिश करना। ये मान लो चार्ज, ठीक है। अब एक क्यू प्लस क्यू कूलम चार्ज अगर रखे तो इससे कितना लाइंस बाहर निकलता है? टोटल लाइंस जो निकलेगा वो निकलेगा कितना रे, भूल गए? क्यू बाय एप्सिलॉन। हाँ, टोटल फ्लक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू क्यू। अब देखो कि अगर हम इसके चारों तरफ एक एरिया से इसको बंद कर दें, मान लो ये एक एरिया से इसको बंद कर दें, ठीक है। अब एरिया से बंद कर देंगे तो देखो क्या होगा। एक छोटा सा एरिया लेते हैं, ठीक है। हमने इसको क्लोज एरिया, मतलब एक स्फीयर ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं। दिस इज एक्चुअली क्लोज एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक छोटा सा एरिया अगर हम लें तो यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसा होगा? डीए वेक्टर इधर होगा होगा ना, ठीक है। क्योंकि ये इनसाइड हो जाएगा और ये आउटसाइड हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि भी इस एरिया के अंदर वाले रीजन को हम इनसाइड रीजन बोलेंगे और बाहर वाले को आउटसाइड। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेंगे, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? डीए वेक्टर इधर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो इसका डीए रहेगा बट डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल रहेगा, बराबर। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर है? डीए कुछ हमारा ऐसा है। सो यहाँ, सॉरी, डी हमारा
ये डीए नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर जो वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर है, इधर है। सो ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर जरा सा जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, d5, विच इज इक्वल टू ई डॉट डी। इस एरिया से जो नंबर ऑफ लाइन, ये छोटे से एरिया से जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा होगा कितना होगा, ई डॉट डी, बराबर है। अगर यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले यहाँ पे, ठीक है, एक डीए ले, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा होगा, बट एरिया वेक्टर हमारा ऐसा होगा, डीए वेक्टर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई डैश कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर भी अगर d5 बोले, डीए है ये, यहाँ पर भी d5 बोले तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी ई डॉट डीए हो जाएगा, होगा ना। ये phi1 हो गया, ये phi2 हो गया, ये d phi1 हो गया जो यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है उसका संख्या, यहाँ पर d phi2 हो गया जो यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है उसका संख्या। इस तरह से अगर हम d phi1 प्लस d phi2 प्लस d phi3 सारे हर जगह छोटे छोटे एरिया ले और सभी एरिया के थ्रू फ्लक्स को अगर जोड़ दे, सभी फ्लक्स को, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल फ्लक्स हो जाएगा ना। यहां से जो लाइन जा रहा है, यहाँ से जो लाइन जा रहा है, सारे लाइन को अगर जोड़ दे पूरे क्लोज सरफेस एरिया के लिए, तो सारे लाइंस को जोड़ देंगे तो ये हमें क्या बताएगा, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमें पता है टोटल लाइन ऑफ फोर्स कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो टोटल लाइन को जोड़ेंगे मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ d5 मतलब ई डॉट डी, और सभी को जोड़ रहे मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी, है ना। इस चीज को हम लिखेंगे सारे फ्लक्स का सम। तो इस सारे फ्लक्स के सम को हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ई डॉट डीए का सम। ई डॉट डीए का सम मतलब टोटल फ्लक्स, ये ई डॉट डीए, ई डॉट डीए, ई डॉट डीए सभी का सम अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा ई डॉट डीए का सम। उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि ये क्लोज एरिया के लिए है, यहाँ से ऐसा गोला लगा देते हैं, गोला लगा देंगे तो अपने को याद रहेगा कि क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स है तो इसी को हम लोग बोल देते हैं फाई टोटल, ठीक है, समझ में आया। ये जो हमारा स्टेटमेंट बन गया, ये बन गया हमारा क्या पता है, ये ही है गॉस लॉ। गॉस लॉ, समझ में आया, ये गॉस लॉ है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम तुमको एक फोटो दिखाते हैं, ये क्लियर है या नहीं सर वो इंटीग्रेशन से वापस थोड़ा बताएं। हाँ एक मिनट एक मिनट, हम पहले फोटो तुमको एक साथ साथ दिखाएं फिर समझ में आ जाएगा। देखो ये जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे जा रहा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिए, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिए, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, डीए वेक्टर यहाँ पे ऐसा है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, d phi1 क्या हो जाएगा, ई डॉट डी। यहाँ का अगर बात करें तो यहाँ पे एरिया ऐसा कर्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और एरिया वेक्टर ऐसा है, ठीक है। सो यहाँ का आउटवर्ड नॉर्मल हमारा कुछ इधर बनेगा, यहाँ का फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट डी। और ये पूरे क्लोज सरफेस का फ्लक्स को अगर जोड़ दे तो जितना लाइन इस एरिया से बाहर जा रहा है वो सारा निकल जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक स्फीयर लिया, ठीक है, इसके अंदर एक चार्ज रख दिया, तो जितना भी लाइन इस चार्ज से निकल रहा है वो सारा का सारा लाइन इस एरिया को पास करके ही जा रहा होगा ना, ठीक है। ये सारे संख्या जोड़ के कितने होते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होते हैं ना। अब यहाँ का बात करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरिया वेक्टर किधर है, डीए इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। तो यहाँ से इस एरिया से जो लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है d5, इसका संख्या कितना है, ई डॉट डी, ठीक है, समझ में आ। यहाँ से जो लाइंस जा रहा है इसका संख्या है ई डॉट डी। इस तरह से यहाँ का ई डॉट डी लाइंस, यहाँ का ई डॉट डी लाइंस, यहाँ का ई डॉट डी लाइंस, पूरे सरफेस के हर जगह का ई डॉट, यहाँ पे एरिया लिए, यहाँ का भी ई डॉट डी लाइंस जोड़ दिए, तो सारे सरफेस का ई डॉट डी जब जोड़ दिए तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा टोटल फ्लक्स के बराबर, ठीक है।
क्योंकि हम सभी को जोड़ रहे हैं, मतलब हम लिखेंगे E1 डॉट DA, ठीक है, प्लस E2 डॉट DA2 प्लस E3 एंड सो ऑन। तो इस चीज को हम क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ EI डॉट DA, ठीक है। और इस समेशन साइन को हटाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट DA, ठीक है। और ये क्लोज सरफेस के लिए होना चाहिए, तो ये हमारा बन गया गॉस लॉ। दिस इज द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये गॉस लॉ, मेरे ख्याल से गॉस लॉ समझ में आया? नहीं? हाँ नहीं समझ में आया तो फिर समझा दें, कोई चिंता का बात नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बताना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। अगला स्टेप ये क्लियर हो गया क्या तुम लोगों को? हाँ सर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फ्लक्स थ्रू। अब देखो टाइम कम है तो अब फिर लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को ये गॉस लॉ का पैकेज भेज दे, ये सीट भेज दिए थे एससी वर्मा का, गॉस लॉ भेज दिए ना तुम लोग को? मिल गया ना सभी को? जिसको नहीं मिला व्हाट्सअप कर देना, हम भेज देंगे। व्हाट्सएप पे लिख देना सर गॉस लॉ का सीट भेज दो, ठीक है, क्योंकि कई लोग का नाम नंबर भी हमको पता नहीं है इसमें कौन कौन है। ये फ्लक्स समझ गए या फिर से समझाएं? ये गॉस लॉ समझना बड़ा जरूरी है। गॉस लॉ बड़ा आसान कर देता है एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, ठीक है। तो गॉस लॉ समझना बहुत जरूरी है अपने लिए। बोलो रे, अब आगे बोलो। ये फ्लक्स समझ में आ गया क्या? यस सर। गॉस लॉ में किसी स्टेप में डाउट है? ठीक है, गॉस लॉ जो होता है एक्चुअली इंटीग्रल ऑफ, इसको बोलते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है ना इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट DA इज इक्वल टू, ठीक है, टोटल फ्लक्स दैट इज Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टोटल फ्लक्स, ठीक है। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट DA इज ऑलवेज इक्वल टू Q इनसाइड। Q इनसाइड मतलब ये जो क्लोज बाउंड्री लाल वाला दिख रहा है ना, इसके अंदर जो चार्ज होता है इसी को हम लोग Q इनसाइड भी बोलते हैं। समझ गए? अरे समझ गए रे, सो गए? यस सर, यस सर। ये जो है E डॉट DA इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ। आगे बढ़े। गॉस लॉ से 3 काम करते हैं, ठीक है। पहला काम होता है, ठीक है, गॉस लॉ का जो क्वेश्चन बनता है ना, पहला क्वेश्चन जो होता है टू कैलकुलेट फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स कैलकुलेट करने काम आता है, ठीक है। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन होता है, एक में चार्ज एंड एरिया गिवन होता है और एक में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया गिवन होता है, ठीक है। 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, ए एंड बी। तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं ये पहला पार्ट हम लोग करेंगे। सेकंड होता है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन इसमें बनता है। तो पहला काम तो हम लोग समझ गए। तो इसमें सबसे पहले पार्ट में अपन चलते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स बाय यूजिंग गॉस लॉ, जिसमें चार्ज और एरिया दोनों गिवन हो, ठीक है। और दूसरा पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, तो अभी हम लोग यहाँ से शुरू करते। पहले तुम लोग का डाउट देख लें, क्योंकि अब क्वेश्चन कल करेंगे, परसों मंडे को करेंगे। तो यहाँ पे जो डाउट कुछ है तो बताओ। सर वो HCR में तो 50 तक ही करी, उसके बाद नहीं करी। काय रहे सर वो पोटेंशियल का है। पोटेंशियल का आ जाएगा उसके बाद। तो गॉस लॉ करना है। गॉस लॉ में टोटल ज्यादा क्वेश्चन है, 20-22 क्वेश्चन है, ठीक है। तो गॉस लॉ 2 क्लास 3 क्लास हमको और लगेगा तो गॉस लॉ खत्म हो जाएगा। गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फिर पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो फिलहाल इससे में 50 क्वेश्चन तक में कोई डाउट हो तो बता दो, वो पहले कर दे। या पैकेज जो है अपना उसमें DCT1 और DCT2 हो गया है। सर 1 हो गया, 2 कर लेंगे। 2 क्या है? नहीं की अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का होगा ना 2 में। हाँ सर, सर लेकिन वो अभी करा चार्ज नहीं है डिस्क का बता दो एक बार इंटीग्रेशन। चार्ज डिस्क का
देखो चार्ज डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ये ना। हाँ, इंटीग्रेशन समझ नहीं आया, वो समझ में मतलब समझा। जैसे मान लो क्या होता है कि ये हमारे पास एक डिस्क है, हाँ। इसके ऊपर सिग्मा चार्ज है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसके ऊपर चार्ज ऐसे भरा हुआ, एक तरफ चार्ज है, ठीक है। अब इसके एक तरफ अगर चार्ज है सिग्मा, ये इसका सेंटर रहा, यहाँ से एक डिस्टेंस दूर हमें पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे एक डिस्टेंस दूर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक ऐसे रिंग लेते हैं, इसका रेडियस कितना है टोटल आर। तो हम इसमें एक पतला सा रिंग लेंगे जिसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर, ठीक है। इस छोटे से रिंग का रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और थिकनेस क्या है, डी आर। इस छोटे से रिंग का फ्री यहाँ पे हम छोटा सा रिंग बना लेते हैं, बस इस रिंग पे फोकस करेंगे। इसका रेडियस आर है और थिकनेस डी आर है, और ये पॉइंट इस रिंग के सेंटर से अगेन एक्स डिस्टेंस दूर सिचुएटेड है, ठीक। इस रिंग पे जो चार्ज होगा क्यू, वो होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, और इस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर, है ना। इस रिंग का अगर एरिया देखें तो सरकमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, है ना। ये जो एरिया बनेगा 2 पाई आर डी आर बनेगा, बराबर है, ठीक है। क्यू हमारा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब यहाँ से ये दूरी रिंग से कितना है, हमें पता है रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है ई, रिंग के कारण, है ना। रिंग के कारण के क्यू एक्स बाई एक्स एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर होल पावर 3/2, रिंग के कारण यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब इस डिस्क का अगर हम इस रिंग का बात करें तो इस रिंग के कारण यहाँ पर जो डी एट पॉइंट पी होगा, डी एट पॉइंट पी हो जाएगा के क्यू एक्स बाई एक्स एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, डी एट पॉइंट पी लिख देंगे, के क्यू का मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा सिग्मा 2 पाई आर डी आर इंटू एक्स बाई एक्स एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2, बराबर है। देखो रे, समझ में आ गया। हाँ सर। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको रीअरेंज करते हैं। के का वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई और पाई कट गया, 2 और 2 कट गया, ये 2 बचा। डी एट पॉइंट पी हो जाएगा सिग्मा एक्स आर डी आर, देखो सिग्मा बचा, एक्स बचा, आर डी आर बचा, है ना, बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वाला को इधर रख देते हैं, ये इंटू बीच में रहेगा एक्स एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है। हाँ सर। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और एक्स, क्योंकि एक्स तो कांस्टेंट है। अब हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन के लिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारा चीज तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेट होगा। लेट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर देते हैं 2x, ऐसा करते हैं डिफरेंशिएट हम थोड़ा सा डिटेल में कर देते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 2x, ठीक है, dx बाई डी एक्स 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, r क्या है, कांस्टेंट है ना, ये हो जाएगा क्या एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक चीज, एक मिनट ये लिखे, और यहाँ पर जो बचेगा वो छोड़ ही दिए ना, ये हो जाएगा 2x dx बाई डी एक्स प्लस 2r dr बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y dy बाई, सॉरी हाँ 2y dy बाई dx, ठीक है ये। हाँ सर। अब x क्या है, कांस्टेंट, हियर x इज कांस्टेंट, तो dx बाई dx क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, ये दूरी यहां से यहां तक तो क्या है, फिक्स, ये x जो है कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया,
ठीक है। हाँ। ये 2 और 2 कट गया, बचा हमारे पास क्या, आर डी आर बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये dx काट दिए तो आ गया आर डी आर इज इक्वल टू वाई डी वाई। ठीक है, हाँ सर। अब यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर मतलब वाई डी वाई। ठीक है, आर डी आर का मतलब वाई डी वाई होता है, सही। और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का पावर 3/2। हमने ये माना ना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये माना था ना यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर। तो ये 2 कट गया, ये हमारे पास बच गया कितना, सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई बाई वाई क्यूब। अब ये y को एक काट दो तो यहाँ स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ y पावर y स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा e एट पॉइंट p इज सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन पता है y टू द पावर -1 बाई -1। हाँ सर। एक्स पावर एन dx वाला x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यहाँ पे कितना है, ये आ जाएगा इतना। हाँ सर। तो दिस इज इक्वल टू माइनस सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई y। ठीक है, अब y का वैल्यू हमारा क्या है, y का वैल्यू जो, इसको हम इधर थोड़ा लिख लें, e एट पॉइंट p इज सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस भी है यहाँ पे 1 बाई वाई, वाई का मतलब हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। और आर का लिमिट 0 से कैपिटल आर तक है ना, क्योंकि जब हम आर को देखेंगे यहाँ पे तो आर जो होगा कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके कैपिटल आर तक। देखो यहाँ से, है ना, ये कैपिटल आर तक जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करने के बाद जो आएगा वो लिख देते हैं। सो फील्ड एट पॉइंट P हमारा हो जाएगा माइनस सिग्मा x बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, r पुट करेंगे तो 1 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और 0 पुट करेंगे r का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 1 बाई x। ठीक है, माइनस और x अंदर ले लो, सो फील्ड एट पॉइंट P हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस को अंदर कर दिया और x को भी अंदर कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आया? हाँ सर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो और आगे बोलो रे, डाउट रे एससी वर्मा। सर एक और डाउट था। हाँ बताओ। जो अपन ने सेमी सर्कुलर रिंग का किया था ना, हाँ सेमी सर्कुलर रिंग पे पूरा चार्ज क्यों माना था? हाँ बिल्कुल, अगर वो चार्ज डेंसिटी दे रखी रहती है ना, हाँ लेमडा दिया, लेमडा कूलम पर मीटर। हाँ, तो कुछ नहीं करना, तो उससे नहीं बन रहा, लेमडा इंटू पाई आर रख दियो। अगर क्यू अपना लेमडा इंटू पाई आर हो जाएगा। हाँ, बस क्यू के जगह पे लेमडा इंटू पाई आर रख देना बस। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, यहाँ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, अगर इस पे क्यू चार्ज था, 2k बाय पाई आर, 2k बाई पाई आर आया था। क्यू का वैल्यू ये रख दो, तो ये हो जाएगा 2k क्यू मतलब लेमडा इंटू पाई आर बाई पाई आर। सही है? हाँ सही है। अबे 2k बाई पाई आर स्क्वायर आया होगा ना, पाई आर स्क्वायर। हाँ, कुछ भी ना बोला करो, सही बोला करो भाई, है ना, यही आया था। अब रिजल्ट हमको याद नहीं रहता, यही था। हाँ सर यही था। तो पाई पाई देखो कट गया, क्यू के जगह पे रख दिया लेमडा इंटू पाई आर, आर और आर कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 2k लेमडा बाई आर। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 लेमडा बाई k का मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है,
2 को काट दो, दिस इज इक्वल टू लेमड़ा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये नहीं है रे आंसर? सर यही है। वैभव समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। ये जो रिजल्ट था ना, इसमें Q का वैल्यू बस इतना रख देना, लेमड़ा इंटू पाई आर, आ जाएगा जो आना। सही? हाँ सर। हाँ चलो सर। आगे बोलो, और क्या तकलीफ है जिंदगी? बस यही थी सर। बस इतना ही दिक्कत है? बहुत कम दिक्कत होता है तू लोग, इसका मतलब कम पढ़ते हो। दिक्कत कम मतलब दो चीज होता है, या तो बहुत सुपर इंटेलिजेंट या पढ़ाई नहीं। बोलो और क्या है रे? बोलो और किसी स्टेप में डाउट कहीं पे? DCT 1 और 2, SC वर्मा 50 क्वेश्चन सभी को कर लेना था, और गॉस लॉ का 10-15 क्वेश्चन ट्राई करना है। गॉस लॉ अब कल है, परसों मंडे को 90% हो जाएगा गॉस लॉ। ठीक है, अब हमको 2-3 चीज बताना है बस गॉस लॉ में। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। हाँ सर वो एनसीईआरटी में वो समझ में नहीं आया था कि गॉसियन सरफेस में डिसक्रेटेड चार्ज क्यों होता है, ऐसा कुछ है। डिसक्रेटेड चार्ज मतलब? हाँ सर, उसमें लिखा था कि Disinc- गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू डिसक्रेटेड चार्ज। हाँ, मतलब चार्ज से पास नहीं करना चाहिए। देखो अब ये गॉस सरफेस लोगे, जैसे इसमें दिक्कत क्या हो, तो बड़ा सिंपल सा चीज बोल रहे हो। तो ये गॉस सरफेस लिए, गॉसियन सरफेस लिए, ये क्लोज एरिया है। ठीक है, अब चार्ज यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब बताओ, बात समझ में आया? अब ये बताओ कि ये चार्ज गॉस सरफेस के अंदर है या बाहर है? क्या बोलोगे? है सरफेस पे। सरफेस पे नहीं होता, या तो अंदर होता है गॉस सरफेस में हम लोग पढ़े गॉसियन लॉ में, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा पढ़े। अब हम इनसाइड में कितना चार्ज ले, इसका कितना पार्ट इनसाइड माने, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है। बताओ कितना लिखे, इनसाइड में क्या लिखे और आउटसाइड में क्या लिखे, तुम बताओ। तो इनसाइड तो कुछ है ही नहीं। काहे भाई, ये आउटसाइड कैसे, तुम्हें कैसे पता चला कि आउटसाइड ही है पूरा चार्ज? ये क्यों? कुछ पोर्शन इसका गॉस, देखो ये इनसाइड नहीं है, अंदर कुछ चार्ज इसके अंदर भी है और कुछ चार्ज बाहर भी है ना। अब अंदर कितना है बाहर कितना है ये हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें टोटल चार्ज कहाँ चाहिए? इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, अगर चार्ज गॉस सरफेस के ऊपर लाई करेगा, जैसे गॉस सरफेस पे अगर यहाँ चार्ज लाई करता है मान लो Q', तो कितना चार्ज इसका अंदर है और कितना चार्ज बाहर है? बाहर वाला तो यहाँ लिखना नहीं है। ठीक है, जो भी चार्ज है वो इनसाइड वाला लिखना है। तो कितना पोर्शन इस गॉसियन सरफेस के अंदर है ये हम बता नहीं पाएंगे। समझ में आया क्या? हाँ सर। इसलिए चार्ज जो है या तो इनसाइड रीजन में हो या आउटसाइड रीजन में, गॉसियन सरफेस जो हम लेंगे उस पे नहीं होना चाहिए। ये अभी आगे हम समझाएंगे तुमको। ठीक है, गॉस लॉ में क्योंकि चार्ज क्लोज इंटीग्रल से क्या मतलब है? ये क्लोज इंटीग्रल का मतलब होता है कि सरफेस जो है पूरा बंद होना जरूरी है। समझ में आया? ये सरफेस जो है बंद होना चारों तरफ से जरूरी है। क्लोज इंटीग्रल का मतलब कि पूरा ये चार्ज, जैसे ये चार्ज रखे ना यहाँ पे, तो इसके चारों तरफ जो एरिया लेंगे वो पूरा बंद होना जरूरी है। समझ में आया? तभी हम बोलेंगे कि इससे जो भी लाइंस निकल रहा है वो सारे लाइन, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस को पार करके ही निकल रहा है। बात समझ में आया क्या? ठीक है, क्योंकि यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स, हर जगह का फ्लक्स जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ का फ्लक्स, सब सरफेस का फ्लक्स जब जोड़ेंगे तो हम Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट तब लिखेंगे ना जब सारे फ्लक्स को जोड़ लें, सारे लाइंस को जोड़ लें। समझ में आया? तो ये जो सरफेस है ये क्लोज होना जरूरी, ठीक है, इसलिए यहाँ गोला लगा देते हैं तो इसको क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल। मतलब इसमें एक क्लोज सरफेस एरिया होना चाहिए। कई बार इस क्लोज सरफेस एरिया को गॉसियन सरफेस एरिया भी बोलते हैं। समझ में आया? अब इस पे हम कल बात करेंगे, तुमको और कल इसमें डिटेल समझाएंगे। ठीक है, अभी तो तुमको बताया, अभी इंटीग्रल का मतलब और एक बार समझा देंगे। 3 तरह का इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल,
एरिया इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, ये तीनों तुमको कल डिफाइन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। लग गए? धीरे धीरे करके आ जाएगा, फिर बाकी तो तुम लोग को समझा देंगे, दिक्कत नहीं है। परसों मंडे को मिलते हैं, थैंक यू है ना?